हाँ, सॉरी, कल कॉल आ गया था और उसके बाद से मैं जरा सा व्यस्त हो गया था। खैर, अ, कौन सा प्रॉब्लम हम कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये आपने कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं तो वेवलेंथ जो आ रहा है नैनोमीटर में आ रहा है। अब यहाँ फोटॉन्स की पहले जो आपने देखा, यहाँ पे वेवलेंथ क्या था, 10⁻⁻34 के उसमें था, और यहाँ पे 10⁻⁻9 के फॉर्म में आ गया है। कितना बड़ा डिफरेंस है 10⁻⁻34 से 10⁻⁻9, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। एंड दैट्स वाई उस टाइम बहुत ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन उस समय अवेलेबल नहीं रहे होंगे। ओके, अब कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ ऑफ दिस। तो मास ऑफ फोटोन, क्योंकि अब यहाँ पे वही लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी का यूज करके दे रहा है एम को फॉर्म करने का, और इसमें क्या करना होगा आपको, ये वेवलेंथ दे ही दिया है, मास आपको फाइंड आउट करना है, तो मास इज इक्वल्स टू एच वाई लैम्डा इनटू वी आ जाएगा। वी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो फोटोन कितनी तेजी से चलता है, तो वैक्यूम के कंडीशन में आप जानते ही है, और सारी वैल्यू लेके आप फाइनली पता कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाई look at the figures. You are comparing like 0.1 kg, 6.13 क्रॉस 10 to the power minus 29 kg, और इलेक्ट्रॉन का वेट यहीं कहीं आपको आपके पास आपको दिया गया होगा। इलेक्ट्रॉन का दिया, हाँ, इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस 10 to the power minus 31, so 9.1 क्रॉस 10 to the power minus 31। तो यहाँ से वेवलेंथ का आप देख सकते हैं मास कितना वेरी कर रहा है, इसीलिए जैसे जैसे मास लार्ज होते जा रहा है वैसे ही वेवलेंथ जो है बहुत छोटी होती जा रही है। ठीक है ना, कहने का मतलब वेवलेंथ का क्या मतलब है, पहले एक कंपन करने में, एक बार ये कंपन करने में इतना दूरी, फेज शिफ्ट इतना होता था, लेकिन जब इन केसेस में आएंगे, लाइक सॉरी, जब इन केसेस में आएंगे बड़े में, तो हो सकता है ये आपको दिखे ही ना। ठीक है ना, इतना छोटा हो जाए। ठीक है, तो यही कंपेयर कराने की कोशिश करी जा रही थी आप सबसे, आप सबको। सॉरी, जरा गला सूख जाता है इसलिए मुंह में कुछ रख के बोलना पड़ता है। ओके, अब अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्या है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब कि हाइसेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन दिया होगा, जाहिर सी बात है जर्मन फिजिसिस्ट है। मैं भी इस समय यही काम कर रहा हूँ, तो खैर उसकी कोई बात ही नहीं है। स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज, अब है क्या ये, जरा सा और फाइन लेता हूँ। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब होता क्या है कि जब ये ड्यूअल बिहेवियर आता है पार्टिकल में, तो ये एक पार्टिकल है जो अपने पोजीशन से लगातार इस तरह से शिफ्ट करते करते सॉरी, ये शिफ्ट करते करते आपस में फेज में डिस्प्लेस भी हो रहा है। ठीक है ना, फेज के साथ डिस्प्लेस भी हो रहा है, लेकिन ये वाइब्रेट भी कर रहा है। तो इससे इसके एग्जैक्ट पोजीशन में, जो ये पोजीशन होता है, एग्जैक्ट पोजीशन या तो पता करने में, या फिर इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, वो पता करने में बड़ा मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम अगर जो पोजीशन नाप लेंगे तो वेलोसिटी नहीं नाप पाएंगे, वेलोसिटी नाप लेंगे तो हम पोजीशन नहीं नाप पाएंगे। बहुत ही मुश्किल चीज है। अगर कोई चीज बहुत ही रफ्तार से चल रही हो, तो इस दरमियान एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरा पॉइंट किस जगह पे था, ठीक है ना, उसे आप नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे ये स्लो हो जाएगा, इतना स्लो हो गया है, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन तो पता कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी का फिगर बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम। तो हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन हम पता नहीं कर सकते। मोमेंटम से क्या लेना देना, कहने का क्या मतलब है, वेलोसिटी ही।
जो कि मैं पहले ही बताया, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का जब पता करेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, तो एम तो आपका आपका फिक्स ही रहेगा ना, तो आपको वेलोसिटी की बात करी जा रही है जब मोमेंटम की बात करी जा रही है मैथमेटिकली। अब मैथमेटिकली इसको कैसे दे रहे हैं, दोनों में डेल्टा या डिफरेंस लाएंगे क्योंकि अनसर्टिनिटी बनानी है। आई एम सॉरी, ये आपको पहले लाइक मैं ये एक बार लेक्चर बनाने की कोशिश किया था लेकिन वो पूरा बर्बाद हो गया था, तो इसलिए मैं इसे ओमिट नहीं कर पाया। खैर देखते हैं, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसको इन्होंने कैसे मैथमेटिकली डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि जो आपके पोजीशन में अनसर्टेनिटी है कि एक्चुअल जो आप एक्चुअल पोजीशन लिए हैं और एक्चुअल पोजीशन जो है और एपरेंट जो पोजीशन है उसका डिफरेंस ही तो अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, कि एक्चुअल से ये कितना डिफर कर रहा है, और उसी अनसर्टेनिटी को इन्होंने पोजीशन के अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स से प्रेजेंट कर दिया है और वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी को डेल्टा पी से, या कह सकते हैं यहाँ मोमेंटम के अनसर्टेनिटी को इस तरह से प्रेजेंट किया है। तो अब इसको एक्सटेंड करेंगे, तो डेल्टा एक्स इज अ डिस्टेंस, तो इसमें कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, बट डेल्टा एंड पी इज इक्वल्स टू एम वी। लेकिन मैंने फिर बताया कि एम तो आपका कांस्टेंट है ना, सो बदल क्या रहा है, बदल तो वेलोसिटी रही है ना। तो वेलोसिटी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पर्टिकुलर दूसरे लोकेशन पे किस कौन सी वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी है, और उसको आप प्रॉपर्ली अगर जो डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उसमें आता है डिफरेंस। तो वही डिफरेंस यहाँ अनसर्टेनिटी के फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है। एंड एट लास्ट दिस m विल बी ट्रांसफर टू दिस पोजीशन एंड हो जाएगा इक्वेशन डेल्टा x इंटू डेल्टा v इन x डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप वेव फॉर्म में चल रहे हैं और वेव ऐसे चल रही है, ठीक है ना, लेट्स से, तो इस लोकेशन पे आप x डायरेक्शन ये पोजीशन, ठीक है ना, ये पोजीशन पे ले रहे हैं, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अगर जो यहां से हल्का सा भी चेंज किया तो इस समय वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, और दिस वुड बी x डैश और x2 और x एनीथिंग x ओके। सो इसीलिए यहाँ पे बताया जाना जरूरी है कि किस पोजीशन पे हम वेलोसिटी का कंसिडरेशन किए हैं, और एट लास्ट ये हो जाएगा this would be greater than or equals to this constant, ठीक है, इस कांस्टेंट से के बराबर या इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से कहने का क्या मतलब है, ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता है तो बराबर कैसे होता है, इन सभी चीजों को आगे प्रूव किया जाता है बड़े क्लासेस में, ठीक है ना। तो मे बी हो सकता है जब मैं इन डेप्थ सीरीज बनाऊं या फिर पर्टिकुलरली जब डेडिकेटेड लेक्चर दूं तो उसमें इसको जरूर समझाऊंगा, ओके। सो where x is the uncertainty in position and uncertainty in the momentum, delta p is the of the particle. If the position of the electron is known with high degree of accuracy, delta x will be small. कहने का मतलब ये है कि अगर जो पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर रेफरेंस है, मान लो 0 से यहाँ तक हम पता करते हैं और उस समय वेलोसिटी बहुत कम है, तो इसमें डेल्टा एक्स विल बी 0। कहने का मतलब यह है डेल्टा एक्स विल बी 0 हाउ, मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे कह दिया। कहने का मतलब यह है कि डेल्टा एक्स के लिए मैंने अभी समझाया कि एक्चुअल और एपरेंट पोजीशन की पता होनी चाहिए। तो अगर जो आपने देखा कि एक्चुअल या फिर x1 इज 2.023 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में तो इलेक्ट्रॉन के क्या ही देखेंगे, आप ले लीजिए नैनोमीटर, ओके, इस तरह से। और x2 मतलब आपने दूसरा भी जब उस आपने लिया बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट लिया, तो x2 पे भी आपने पाया कि ये 0.04 पे आ गया। तो एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, एक्यूरेसी इज अबाउट 0.001,
इसके आसपास है, बशर्ते अगर जो आपने x3 पोजीशन लिया और ये हो गया 0.043। यहाँ तो एक्यूरेसी मैटर करगी ना, यहाँ एक्यूरेसी कितना कम हो गया, यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो इसलिए कि जितना एक्यूरेट रहेगा आपका पोजीशन उतना ही x के करीब होगा, लाइक जीरो के करीब होगा, आई एम सॉरी, तो वो जीरो के करीब ये जाने लगेगा, ये फैक्टर, ठीक है ना। और जबकि ये जीरो हो नहीं सकता, ये भी जानते हैं। देन द वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। अगर जो ये जीरो होगा, ये जीरो के पास जा रहा है, तो कहने का मतलब ये होगा कि इसमें जरूर जीरो के पास जा रहा है, जीरो हो नहीं रहा है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पोजीशन ही नाप रहे हैं, बहुत ही तेजी से पोजीशन नाप रहे हैं, और वेलोसिटी का वो बहुत ही लाइक जितनी एक्यूरेसी से नापेंगे उतनी ही तेज वो मूव कर रहा है, उतनी ही आगे जा रहा है, उतना ही पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो डेल्टा v will be large. On the other hand, if the velocity of the electron is known precisely, अब अगर जो velocity इसका पता चल गया, तो आप जान ही रहे हैं कि आप ये भी पता कर रहे हैं कि साथ में पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि velocity is change of rate of position, rate of change of position, okay. Then the position of the electron will be uncertain, that this would be large. Thus, if we carry out some physical measurement on the electron's position and velocity, the outcome will be always depict a fuzzy and blurred picture. कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को या फिर एटम को एकदम क्लियरली यहाँ विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। The uncertainty principle can best understood with the example. Suppose you are asked to measure the thickness of a sheet of a paper with an unmarked meter stick. Obviously, the result obtained would be extremely inaccurate and meaningless. In order to obtain any accuracy, you should use an instrument which is graduated in units smaller than the thickness of the sheet of the paper. वही कह रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन वाली बात आई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात आई थी, तो उसमें भी यही मैं बताया था कि आपको कुछ भी देखना है, रिजोल्यूट करना है, तो उससे छोटे पार्टिकल आपके पास होना चाहिए जो उन दोनों के बीच से गुजर सके। तो वही चीज है कि अगर जो आप एक शीट को मेजर करना चाहते हो और आपका एक स्केल है, ये इंच पटरी है, और इस पे इतना दूर दूर रखा हुआ है स्केल, तो आप इसके बीच नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये अगर जो इस पे रखते हैं तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में आप कभी भी सर्टेन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये जो है इतना फाइनली डिवाइड होना चाहिए, जितना फाइनली डिवाइड कर सके कि इसके थिकनेस के अंदर भी हम कुछ मेजरमेंट ले सकें। Analogously, in order to determine the position of electron, we must use a meter stick calibrated in unit of smaller than the dimension of electron, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वो करना चाह रहे हैं, तो और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहीं तक मूव किया है, अगर मैं इसको ऐसे ही पूरा ब्लर कर दूं, तो आप पता कर पा रहे हैं कि कहाँ सेंटर है उसका, या फिर क्या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगी, क्योंकि आप यहाँ पोजीशन डिटरमाइन करने के कंडीशन में ही नहीं होंगे, वो ट्रांजिशन आप देख ही नहीं पा रहे। तो वही कह रहा है कि कीप इन माइंड दैट एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज एंड इज देयरफॉर डायमेंशनलेस, और इसको कभी कर नहीं सकते। To observe an electron, we can illuminate it with light or electromagnetic radiation. The light used must have wavelength smaller than the dimension of electron. This experiment इससे छोटा ही होना चाहिए. The high momentum of photon of such light would charge the energy of electron by collision, change the energy of electron by collision. और एक और चीज आती है कि अगर हम जो देखने के लिए जिस वेवलेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाके इससे टकराएगा। लेट्स से हमारे पास दो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये भी आपस में वाइब्रेट ही कर रहे हैं, ठीक है। और एक बंदा इधर से वाइब्रेट करते आता है, इसके बीच से निकलता है, तो क्या इनसे टकराएगा
इन एंटिटीज से जब टकराएगा तो इनकी एनर्जी नहीं चेंज होगी, तो इसे भी चेंज होगा, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी काज करेगा, ठीक है। would change the energy of electron by collision. In this process, we no doubt would be able to calculate the position of electron, but we would know very little about the velocity of the electron after the collision, क्योंकि उसके बाद collision के बाद उसका velocity भी change हो चुका है, तो एक बार और uncertain हो गए हम लोग, ठीक है। अब significance of uncertainty principle. One of the important implication of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. तो ये क्या करता है कि ये एक ऐसा consideration हटाता है कि एक certain path पे electron move कर रहा है. The trajectory of an object is determined by the location of the velocity and वेरियस मोमेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये एक सर्टेन पाथ पे होगा तो उसको कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना, लेकिन जब ये पार्ट मूव कर रहा होगा तो ये अकॉर्डिंगली अपना एनर्जी मैनेज कर रहा है, और जैसा इसके पास एनर्जी है उसी तरह से मूव कर रहा है, और ये एक ब्लर्ड पिक्चर बना रहा है। इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड इफ वी आल्सो नो its velocity and the force acting on it at that instant, we can tell where the body would be sometimes later, ठीक है। हम लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि अभी जो उसकी पोजीशन है और उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो भविष्य में वो कितना दूर जाने वाली है, सिंपल वो लॉ ऑफ मोशन और उसके इक्वेशन का इस्तेमाल करके। वी therefore conclude that the position of an object and its velocity fix its trajectory, ठीक है। Since for the subatomic objects such as an electron it is not possible simultaneously to determine the position and the velocity of any given instant an arbitrary degree of precision, it is not possible to talk of the trajectory of an electron. So इन्होंने ये कहा कि हम ऐसे लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे हम इन ट्रेजेक्टरीज को नहीं ट्रेस कर सकते, काफी मुश्किल है, ओके। अब the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic objects and it is negligible that the macroscopic object, तो ये हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं केवल। अब ये कैसे साबित करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट मिलीग्राम, ठीक है, 10 to the power -6 किलोग्राम, ठीक है, then delta x into delta v will equals to h by 4 pi m, और जब देखेंगे तो इसमें मोशन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो इसका अनसर्टेनिटी आ जाएगा इतना आ जा रहा है 10 to the power -28 आ रहा है, ठीक है ना। आगे मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस माइन्यूट लेवल पे हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। The value of delta x and delta v obtained is extremely small and insignificant. मैंने कहा ना उतने माइन्यूट लेवल पे हम नहीं कुछ कर सकते। Therefore, one may say that in dealing with milligram sized or heavier objects, the associated uncertainty are hardly of any real consequences. क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी जो है 10 to the power -28 है, तो इतने छोटे मात्रा में इतने इनसिग्निफिकेंस वैल्यू का ख्याल हम हमेशा नहीं रख सकते। अब when we talk about microscopic object, तो in case of microscopic object like an electron on the other hand, this when you obtain this by calculation is much larger and such uncertainties are in real consequences. For example, इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 10 to the power -4 तक आ गया, 10 to the power -28 के कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है तुम खुद सोच सकते हो, और यहाँ चीजों को बहुत माइन्यूटली भी देखा जा रहा है, तो साइज और सारी चीजों को लेकर भी बहुत ही बड़ा ये फिगर हो जाता है, ठीक है ना।
It therefore means that if one tries to find the exact location of electron, say to an uncertainty of only 10 to the power minus 8, then the uncertainty, like in velocity, would be this. इतना uncertain हो जाएगा कि per millisecond 10 to the power minus 4 m per second, मतलब कि इतना मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी आ सकती है 10 टू द पावर 4। तुम सोच लो, जब इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी के बाद, मतलब 10,000 हो गया ना यार। 10,000 मीटर एक सेकंड में, 10,000 मीटर का डिफरेंस आ जा रहा है, इतना बड़ा अनसर्टेनिटी आ जाएगा वहां पे, which is so large that the classical picture of electron moving Bohr's orbit, which show that it's fixed, cannot hold good. It therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model of an atom. तो यहाँ पोजीशन की बात ना करके क्या कहा गया कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये बहुत बड़ा यहाँ स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी। और जब ये प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो फिक्स्ड कोर्स ना करके, फिक्स्ड पाथ ना करके, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एग्जिस्टेंस आता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो आता है कि लाइक कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है अब जो ये है हम बाद में करेंगे, क्या कहते हैं, ये कैलकुलेशंस बाद में हम करेंगे। बोलते बोलते गला सूख जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।